अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं जू 501 से टॉपिक। इसमें हम लोग करेंगे आज डेवलपमेंट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें क्लीवेज आ जाएगी, उनकी गैस्ट्रुलेशन पीरियड आ जाएगी, उनकी डेवलपमेंट आ जाएगी। तो सबसे पहले ये है इनवर्टिब्रेट्स की क्लीवेज और डिवीजन, और उसके बाद है वर्टिब्रेट्स की क्लीवेज और डिवीजन। आपको पता है कि आपका जो फाइनल्स का सिलेबस है वो टॉपिक नंबर 73 से स्टार्ट होता है। दैट इज़ रियली ट्रू। लेकिन 73 का जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रुलेशन इन सी अर्चन। तो उससे पहले अगर आपको ये आइडिया ही नहीं है कि क्लीवेज कैसे हुई, ब्लास्टूला कैसे बना, ब्लास्टोसील क्या है, तो उसके बाद आपने गैस्ट्रुलेशन की तरफ किस तरह से जाना है वो उसका आपको आइडिया नहीं हो सकेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग इसको टॉपिक नंबर 70 से स्टार्ट करें, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज टाइप का पता हो। जितनी भी ये टाइप्स हैं ये सारी आगे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की क्लीवेज डिवीजन में यूज होगी। तो जब तक आपको इनका आइडिया नहीं है आप उसको पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग अपने फाइनल्स के सिलेबस को टॉपिक नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जो बताई गई है वो है योग की प्रेजेंस के हवाले से, कि योग कितने टाइप की सेल में प्रेजेंट होती है, उससे हम लोग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आइसोलिसिथल। आइसोलिसिथल हमारे पास ऐसा एग होता है जिसमें जो योग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ऐसे जो आइसोलिसिथल एग होते हैं उसमें, या आप कह सकते हैं एम्ब्रियो होते हैं, उसमें हमारे पास होलोब्लास्टिक डिवीजन पाई जाती है। आपको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आइसोलेसिथल हमारे पास वो एग है या वो एम्ब्रियो है जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड योग है, यानी कि पूरे के पूरे एम्ब्रियो में योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इसमें होलोब्लास्टिक डिवीजन होती है। होलोब्लास्टिक डिवीजन कैसी डिवीजन है? जिसमें जो क्लीवेज फरो है, यानी कि जो उनको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, उसको डिवाइड करने वाली लाइन है, वो बिल्कुल एक्सटेंड करती है, एंटायर एग में से होती हुई गुजरती है और उसको इक्वली डिवाइड करती है, यानी कि इसको कहते हैं कंप्लीट डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लार्ज एक्यूमुलेशन वाली जो योग है, मीरोब्लास्टिक, उसमें डिवीजन पाई जाती है। मीरोब्लास्टिक डिवीजन में क्या होता है, हमारे पास जो हमारी जो क्लीवेज फ्लो है वो कंप्लीटली योगी पार्ट को या साइटोप्लाज्म को पोर्शन को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करती, और इनकम्प्लीट डिवीजन को हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक। तो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि कंप्लीट डिवीजन वाले को हम लोग कहते हैं होलोब्लास्टिक, और इनकम्प्लीट डिवीजन को हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक। ये किसी एक पार्ट में होता है, या तो फिर आपको वैसे योगी पार्ट में हो सकता है ऑफ द साइटोप्लाज्म, या नॉन योगी पार्ट में हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एग आ जाता है कि जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेंट्रोलिसिथल कहते हैं, जिसमें योग जो है सेंटर में प्रेजेंट होती है, इसको हम सेंट्रोलिसिथल कहते हैं। और इसमें मोस्टली हमारे पास सुपरफिशियल डिवीजन आती है। सुपरफिशियल डिवीजन आप जैसे नाम से देख सकते हैं कि एक ऊपर वाली साइड पे ये डिवीजन स्टार्ट होगी, जिसे कहते हैं कि रिम ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल, इस वहां पे ये स्टार्ट होगी डिवीजन। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टीलोलिसिथल एग। टीलोलिसिथल ऐसे एग होते हैं जिसमें ओनली वन स्मॉल एरिया ऑफ द जो एम्ब्रियो का वो योग फ्री होता है, बाकी सारी जगह पे वो हमारे पास योग प्रेजेंट होती है। तो आपने इन सारी पॉइंट्स को याद रखना है। तो यहाँ पे डिस्कॉइडल डिवीजन होगी। डिस्कॉइडल डिवीजन एक डिस्क की फॉर्म में होगी, एक प्रॉपर डिस्क सी बनेगी, और वहां से उसकी डिवीजन स्टार्ट होगी इन दी साइटोप्लाज्म। तो अगर आपको ये समझ आ गया, अब आपको अगर बार बार ये वर्ड रिपीट होते हैं, जैसे ज्यादातर होलोब्लास्टिक डिवीजन पाई जाती है किसमें, इसमें पाई जाएगी इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो उसमें आगे से तो वो फर्क है कि कोई रेडियल है कोई स्पाइरल है, लेकिन इतना आपको सेम है सब में कि वो होलोब्लास्टिक डिवीजन है। तो होलोब्लास्टिक डिवीजन है सी अर्चन में। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, सी अर्चन में, जी सी अर्चन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द सी अर्चन। सी अर्चन हमारे पास एक इनवर्टिब्रेट है, तो हम इनवर्टिब्रेट की सबसे पहले सी अर्चन में डिवीजन पढ़ेंगे। क्लीवेज इन सी अर्चन है, तो हमने देखना कि इसमें सबसे पहले कैसी क्लीवेज पाई जाती है। रेडियल है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। रेडियस इसमें होगी, ठीक है, यानी कि इस तरह से, और रेडियल इसको डिवाइड करेगी, जैसे कि आप यहाँ पे इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये है कि होलोब्लास्टिक होगी। होलोब्लास्टिक का मैंने आपको पहले जैसे बताया कि कंप्लीट डिवीजन होगी, जैसे कि सबसे पहले ये वाली इंटरसेक्ट करेगी, नीचे तक आएगी, फिर इसी के ही ऑपोजिट इस तरफ को जाएगी। ठीक है, तो वो भी नीचे तक इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। और उसके बाद अगर इक्वेटोरियली डिवाइड हो रही तो भी कंप्लीट डिवीजन होगी, मतलब होलोब्लास्टिक डिवीजन होगी इसमें। ठीक है, ओवरऑल अगर कहीं पे मेरिडोनियल डिवीजन आ जाती है या इनकम्प्लीट डिवीजन आती है तो मैं साथ साथ आपको इसकी रीजन बताती चल रही होंगी। अब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज इसमें क्या होती है कि बोथ आर मेरिडोनियल एंड परपेंडिकुलर। दोनों डिवीजन जो होती हैं वो हाफ हाफ डिवाइड करती हैं किसको, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है।
अगर आप इसको देखें तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। अब इसकी रीज़न क्या है, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर आप एक एप्पल लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसको 2 पीस में डिवाइड करते हैं और उसके बाद आप उसको 4 पीस में डिवाइड करते हैं। तो ये डिवीजन आप बिल्कुल उसी तरह से समझ लें। उसके बाद थर्ड डिवीजन जो है वो इक्वाटोरियली इसको डिवाइड करिए, ये थर्ड डिवीजन है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पहले ये दोनों इस तरफ को डिवाइड होकर इसको 4 में किया और अब इस तरफ को ये डिवाइड करी इक्वाटोरियली, तो ये परपेंडिकुलर होगी फर्स्ट 2 डिवीजन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्थ क्लीवेज। फोर्थ क्लीवेज डिफरेंट है इन तीनों से, ये भी एक मेरिडोनियल डिवीजन है, यानी कि हाफ डिवाइड करेगी इसको। एनिमल टायर को डिवाइड करके वो 8 ब्लास्टोमर्स बना देगी, ब्लास्टोमेर्स। उसके बाद इसको हम कहते हैं मीजोमेर्स, ठीक है। ये जो पहले 8 हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। आपने इस बात को भी याद रखना कि ऊपर की तरफ हमारे पास एनिमल पोल होता है, नीचे की तरफ वेजिटल पोल होता है। एनिमल पोल वो पोर्शन होता है जिसमें योग कम प्रेजेंट होती है, वेजिटल वो पोर्शन होता है जिसमें योग ज्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वेजिटल टायर उसके बाद बनेंगे, जो कि वेजिटल पोल में भी दोबारा से हमारे पास मेरिडोनियल डिवीजन होगी। तो एनिमल पोर्शन में भी और वेजिटल पोर्शन दोनों में हमारे पास मेरिडोनियल डिवीजन होगी, क्योंकि हमने इनको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, हमने इनको इक्वल इक्वल डिवाइड करके ज़्यादा से सेल की डिवीजन बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अगर ऊपर आप देखें तो पहला टायर जो होगा उसको हम एनिमल 1 कहेंगे, दूसरे वाले को एनिमल 2 कहेंगे। इसी तरह से जो वेजिटल पोर्शन में बनेंगे उसको हम वेजिटल 1 कहेंगे पहले टायर को, दूसरे को वेज 2 कहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो लार्ज सेल होते हैं उनको हम मैक्रोमर्स कहते हैं, जो स्मॉल सेल होते हैं वो माइक्रो होते हैं। नीचे हमारे पास आ जाती है क्लीवेज। अब यहाँ पे टोटल 16 एम्ब्रियो की हमारे पास आ चुके हैं सेल, ठीक है, जो बार बार डिवीजन से आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ब्लास्टूला स्टेज कौन सी स्टेज होगी, जब हमारे पास 128 सेल स्टेज होगी। तो अब आपने 128 सेल और एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकता है कि 128 सेल स्टेज कितनी भी डिवीजन पे आएगी, तो ये 7th पे आएगी, ठीक है। जब 7 बार हमारे पास डिवाइड हो जाएगा एम्ब्रियो तब हमारे पास 128 सेल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लास्टूल है और यहाँ पे बनने वाले सेल को हम ब्लास्टोमर सेल कहते हैं। और इसके बाद जो अंदर इससे कैविटी बनती है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द सेल्स बनेंगे उसको हम कहते हैं ये ब्लास्टोसील कैविटी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट उसने एक्सप्लेन किया कि जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो ब्लास्टोसील कैविटी के इर्द गिर्द आकर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा ब्लास्टूल है ये एक्सपेंड कर जाता है, थिक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुका है, अब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। वेजिटल पोल पे अब क्या होता है कि वेजिटल पोल थिक हो जाता है और यहाँ पे वेजिटल प्लेट बना देता है। दूसरा ये कि एनिमल हाफ में क्या अब नेक्स्ट होगा कि वहां से एक एंजाइम सिक्रीट होता है। इस एंजाइम ने क्या करना होता है कि फर्टिलाइजेशन का जो इन्वेलप होता है उसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से अब ये फ्री स्विमिंग हैच्ड ब्लास्टूला बन चुका है। अब यहाँ से हम लोग गैस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। आपने इस बात को याद रखना है हमेशा कि सबसे पहले ब्लास्टूला बनेगा, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी। और अब इसके बाद हम चलते हैं इसके तरफ, सीएचएन गैस्ट्रुलेशन। तो हमें पता है कि सीएचएन के लार्वे को हम लोग कहते हैं कि प्लेटुअस लार्वा, और ये एमसीक्यू में आपके पास आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले देख लेना कि एनिमल पोल था, हमारे पास एक वेजिटल पोल था। अब इसके बाहर ये आपको जो यहाँ पे ये कह लें कि सीलिया से नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं फिलोपोडिया। ये कैसे बने, एक्टोडर्म में बाहर की तरफ हमारे पास टाइनी से आप कह सकते हैं कि सेल्स बन जाते हैं, और ये इसको हम कहते हैं कि ये फिलोपोडिया, ठीक है, जो अंदर वाली सरफेस से जुड़े हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। These cells derive from the micromeres। माइक्रोमेर से हमारे पास जो सबसे पहले सेल बनेगी उनको हम प्राइमरी मीसेनकाइमा सेल कहेंगे, और इनको हम लोग स्केल्टोजेनिक मीसेनकाइमा सेल भी कहते हैं क्योंकि ये स्केल्टन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके बाद वेजिटल पोल हमारे पास आ जाता है। वेजिटल पोल क्या करता है कि इनवर्ड की तरफ बेंड करता है। आप यहाँ पे अगर देखें, ये एनिमल पोल है फॉर एग्जाम्पल, और ये है वेजिटल पोल। तो आप वेजिटल पोल को देख रहे हैं कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन इसने स्टार्ट कर दी है। इन्वेजिनेशन स्टार्ट करेगा तो ये सिक्रीट करेगा एक केमिकल, ये केमिकल का नाम है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोस्कोपिक होता है कि इसमें वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर अब्जॉर्ब होने की वजह से ये आप कह लें कि इन्फ्लेट करना स्टार्ट कर देता है। इन्फ्लेशन स्टार्ट होगी तो ये अंदर को देखें मूव करना सेल स्टार्ट कर देंगे। तो वेजिटल पोल अंदर की तरफ मूव करेगा और हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ बनेगी ये रीजन, इन्वेजिनेटेड रीजन, उसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन, ठीक है, प्रिमिटिव गट सी बन जाएगी। और ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं ये ब्लास्टोपोर बन चुका है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइलिन लेयर बनती है। हाइलिन लेयर हमारे पास किस तरह से बनेगी, दो तरह से बनेगी। आउटर लेमिना
इसका बनाएगा हाइलिन प्रोटीन, और जो इनर लेमिना है वो बनाएगा यहाँ पे फिब्रोपिलिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन्स आपस में मिलकर हाइलिन लेयर बनाएंगे। हाइलिन लेयर इन साइड वाली, मतलब यहाँ पे वेजिटल वाली साइड पे प्रेजेंट होगी, और जैसे ही वेजिटल ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी, हम इसको हाइलिन की इन्वेजिनेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में इसने एक्सप्लेन किया है हमें कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि माइक्रोमेट सेल, जो मैंने पहले भी बताया कि मीजेनकाइमा सेल बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कह रहा है कि सबसे अंदर वाली जो लेयर वो फोरगट है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है बाहर की तरफ से। एक्टोडर्म से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस फोरगट का होगा, उससे कम मिडगट का होगा, और लास्ट में हमारे पास हाइंडगट प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग एनस भी कहते हैं, और ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये पूरे पैराग्राफ में उसने सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है सी अर्चिन की कैस्ट्रुलेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्नेल की। तो स्नेल में हमारे ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लीवेज और डेवलपमेंट है वो है स्नेल की। ठीक है, तो स्नेल में देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास किस तरह की क्लीवेज पाई जाती है। वो स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। ठीक है, स्पाइरल इसमें पैटर्न होगा, मतलब इसमें रेडियल डिवीजन नहीं होगी। स्पाइरल मतलब इस तरह से स्पाइरल की फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में, यूं अगर आप इसको नेट पे देखेंगे इस किस्म का कुछ इसमें डिवीजन होती है। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, मतलब इसमें जो डिवीजन है वो कंप्लीट डिवीजन होगी। ठीक है, कंप्लीटली जो एम्ब्रियो है वो पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसके बाद वो कहता है कि जो रेडियल स्पाइरल क्लीवेज है वो रेडियल क्लीवेज से डिफरेंट है इन न्यूमरस वे, मतलब मुख्तलिफ तरीके से। किस तरह से? सबसे पहली बात वो क्या करता है इसमें, वो कहता है कि इसमें जो डिवीजन होती है और जो डिवाइड होके एक्सिस बनते हैं वो एक दूसरे के ना तो पैरेलल होते हैं और ना ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपने सी अर्चिन की डिवीजन सुनी है तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट और सेकंड डिवीजन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि वो ओब्लीक एंगल्स बनाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे स्पाइरल को देखेंगे तो वो डिफरेंट एंगल्स एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, जिसकी वजह से अरेंजमेंट ऑफ दी ब्लास्टोमेर भी डिफरेंट होगी और स्पाइरल होगी। सेकेंड इसमें पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें ये सेल्स जो हैं वो एक दूसरे को एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ डिवाइड होकर एक पॉइंट पे टच करें। और ये मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल हमारे पास पैकिंग है। जैसे आप कह लें कि इस तरह से यहाँ पे डिवीजन होकर सेल अरेंज होते हैं जैसे सोप बबल्स हो। अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो आपको ये बबल्स की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। थर्ड इसमें वो ये कहते हैं कि अगर क्लीविंग एम्ब्रियो यूजुअली अंडरगो फ्यूअर डीएनए, सबसे पहले ये कि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होने से पहले जो ब्लास्टुला है उसको मजीद डिवाइड किया जाता है, ताकि ब्लास्टुला स्टेज पे ही हमें पता चल जाए कि फेट ऑफ द सेल्स, यानी कि किस सेल ने आगे जाके कौन सी वाली लेयर बनानी है, मीजोडर्म बनानी है, एंडो बनानी है या एक्टोडर्म बनानी है। तो ये भी एक इसका थर्ड पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि 3 पॉइंट बताएं जिस हवाले से जो स्पाइरल क्लीवेज है वो रेडियल क्लीवेज से डिफरेंट है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, वो ये है कि ऐसा हमें याद है कि सी अर्चिन में जब हमारे पास ब्लास्टुला बना था तो उसमें ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब सेल डिवाइड होकर दूसरे सेल के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, वेजिटल पोल के ऊपर एनिमल पोल के सेल ओवरलैप कर जाएंगे ताकि सेंटर में कोई कैविटी ना बचे। तो इसको हम कहते हैं ये स्टीरियोब्लास्टुला, इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने कहा है कि हमारे पास अगर आप इस वाली फिगर में देखें तो सबसे पहले ये 2 में डिवाइड हुआ है, उसके बाद ये 4 में डिवाइड हो गया। तो ये वाले पोर्शन को उसने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास लार्ज मैक्रोमर सेल आते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अभी आप देख भी रहे होंगे कि इनका जो साइज है वो ज़्यादा है और मेरिडोनियल डिवीजन होगी। ठीक है, आपने इस बात को नोट करना है कि सबसे पहले ओवरऑल हमारे पास डिवीजन जो है होलोब्लास्टिक है, लेकिन उसके बाद क्योंकि जब एनिमल और वेजिटल पोल में से किसी एक जगह पे डिवीजन होगी सेल्स की तो वो मेरिडोनियल होगी, यानी कि इनकम्प्लीट डिवीजन होगी। तो उसके बाद वो कहता है कि इस तरह से डिवाइड होते होते क्या हो जाएगा कि ये माइक्रोमर्स में चेंज हो जाएंगे एट एनिमल पोल। अब जो सी अर्चिन है, मैं साथ साथ आपको वो भी रिवाइज करवा रही हूँ। सी अर्चिन में हमारे पास ज़्यादातर जो डिवीजन हुई थी वो वेजिटल पोल में हुई थी, लेकिन यहाँ पे एनिमल पोल की डिवीजन होगी। एनिमल पोल के सेल डिवाइड करते जाएंगे और डिवाइड करते करते वो वेजिटल पोल के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो सेंटर में कोई कैविटी बाकी नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, वो ये है कि हमने इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा डीपली नहीं बताया गया। अब ये कि डिवीजन के बाद अगर तो जो हमारे पास ओरिएंटेशन आती है शेल के ओपन होने की, उसके अकॉर्डिंग हम सेल को स्नेल को क्या नाम देते हैं। ठीक है, सम स्नेल हैव देयर कॉल्स ओपनिंग टू द राइट। राइट अगर तरफ ओपन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है। ठीक है, जैसे आप राइट की तरफ देखिए ये वाला,
इसको हम कहते हैं कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग हुई है, लेकिन अगर वो शेल सेल के मतलब लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा है तो उसको हम सिनिस्ट्रल कॉइलिंग कहेंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये बस 2 पॉइंट आपने यहाँ पे इसके बाद लिख देने हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो नॉन डिफ्यूजिबल पोलर लोब साइटोप्लाज्म होता है, उसकी हमारे पास मोलस्क की डेवलपमेंट में वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी आगे क्या वजह है? इट कंटेन द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे क्या है? सेल्स हैं, ठीक है, जो कि डिटर्मिन करते हैं कि आगे जाके किस सेल ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। दी प्रॉपर क्लीवेज रिदम एंड क्लीवेज ओरिएंटेशन हमें पता चलती है ब्लास्टोमेयर की। ठीक है, इट कंटेन्स दी सर्टन डिटर्मिनेंट, और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस काम में इन्वॉल्व होते हैं? इसमें मीजेंटोब्लास्ट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रिमिटिंग द इंडक्टिव इंट्रैक्शन इसमें होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द शेल एंड आई ग्लैंड्स। इट कंटेन डिटर्मिनेंट्स, इसमें के पास सेल्स होते हैं नीडेड फॉर स्पेसिफाइंग द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो। हमें ये बता सकें कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस एम्ब्रियो में कौन से वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं गैस्ट्रुलेशन ऑफ स्नेल की तरफ। तो सबसे पहले हमने वही बात की, यहाँ पे स्टीरियोब्लास्टुला प्रेजेंट होगा, यानी कि ब्लास्टोसील यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन यहाँ पे कहाँ स्टार्ट होगी? सबसे पहले यहाँ पे एपिबोली होगी। एपिबोली अब क्या होती है? एपिबोली किसी भी सेल्स का एक जगह से दूसरी जगह किसी खास डायरेक्शन में ट्रांसफर होने को हम कहते हैं एपिबोली। ठीक है, तो यहाँ पे एपिबोली कहाँ हो रही है? माइक्रोमर्स एनिमल कैप पे जो प्रेजेंट है वो यहाँ से मूव कर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स की किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में मूवमेंट को हम एपिबोली कहते हैं। तो उसने मूव करके कहाँ आना है? डिवाइड भी होते जाना और आकर वेजिटल पोल के ऊपर भी ओवरलैप करना है। ये मैंने आपको अगेन अगेन रिपीट कर रही हूँ पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट उसमें उसने बताया कि यहाँ पे वो लार्वल स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, शेल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन इन द स्नेल। अब यहाँ पे शेल ग्लैंड्स बनते हैं जो एक्टोडर्मल ऑर्गन है। शेल हमें पता है कि एक एक्टोडर्मल ऑर्गन है, और बनता कैसे है? मीजोडर्मल सेल की इंडक्शन की वजह से बनता है। ये दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने। विदाउट द मीजोडर्म नो सेल्स आर प्रेजेंट टू इंड्यूस द कंपिटेंट एक्टोडर्म। कोई भी अगर मीजोडर्म सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है तो वो इंड्यूस नहीं कर पाएंगे एक्टोडर्म को, और ना ही यहाँ पे शेल ग्लैंड्स बन पाएंगे, और ना ही शेल यहाँ पे फॉर्म हो सकेगा। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यहाँ इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं? स्नेल के लार्वा को हम ग्लोचिडिया लार्वा कहते हैं। और ये एमसीक्यू आ गया। अब ग्लोचिडिया लार्वा क्या करता है? इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इस पैराग्राफ में बताया गया कि उसके जो शेल होता है उसके बाहर आप कह लें कि सेंसिटिव हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही कोई यहाँ पे अगर आप देख सकें, ठीक है, सेंसिटिव हेयर प्रेजेंट होते हैं शेल्स में। अब क्या करते हैं कि जैसे कोई फिश इसके पास से गुजरती है तो ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसके गिल्स के साथ खुद को अटैच कर लेते हैं और हिच हाइक करते हैं। हिच हाइक का मतलब क्या होता है? कि ट्रैवल करते हैं जब तक कि वो मेटामॉर्फोस करके एक अडल्ट में चेंज ना हो जाए, उसी के ऊपर रहते हैं, या फिर उसके ऊपर ट्रैवल करके एक जगह से वो दूसरी जगह चले जाते हैं। दे कैन स्प्रेड अपस्ट्रीम, इसको हम कहते हैं कि अपस्ट्रीम मैनर में ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्यूनिकेट्स। जी, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है इस पे नेक्स्ट हमारे पास ट्यूनिकेट की डेवलपमेंट है। तो इसमें हम लोग इसको ज़रा ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि ट्यूनिकेट की डेवलपमेंट थोड़ी सी टफ है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें इसने बात की है सीडियंस। ये सीडियंस क्या है? मेंबर ऑफ द ट्यूनिकेट सब फाइलम। ठीक है, और सीडियंस की ही बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे डेवलपमेंट पढ़नी है। अब होता है इसमें क्या है? ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और इसमें जो लार्वा है उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड लार्वा। जिसमें ऐसा लार्वा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो ये बात आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि एमसीक्यू में कि इसके लार्वा को क्या कहते हैं, हम इसमें टेडपोल लार्वा कहेंगे। और इसमें होती किस चीज़ की प्रेजेंस है? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है। ठीक है, अब क्या करता है टेडपोल लार्वा? मेटामॉर्फोस करने के बाद इसमें जो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको डीजनरेट कर देता है। डीजनरेट करने के बाद इसमें से सेलुलोज ट्यूनिक रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम इसको ट्यूनिकेट कहते हैं। अब यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी क्लीवेज पाई जाती है। इसमें पाई जाती है बायलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में मैंने पहले आपको डिटेल में बता दिया कि ऐसी क्लीवेज होगी जो कि कम्प्लीटली किसी भी एम्ब्रियो को डिवाइड करेगी। और बायलेटरल का मतलब क्या है? बायलेटरल सिमेट्री हमारे पास वो सिमेट्री होती है जिसमें जो लेफ्ट साइड होती है वो एग्जैक्टली कॉपी होती है राइट साइड की। मतलब अगर कोई यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है, उसको अगर हम लोग होलोब्लास्टिक क्लीवेज करवाइए तो जो लेफ्ट साइड होगी वो राइट साइड के बिल्कुल इक्वल होगी। तो इस तरह की इसमें क्लीवेज पाई जाती है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं।
ब्लास्टूला इसमें किस तरह से बनता है, सबसे पहले आपने किसी भी क्लीवेज को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपने उसमें क्लीवेज बता के ब्लास्टूला की तरफ लेके आना है, तब ही हम इसको गैस्ट्रुलेशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे एक दफ़ा देख लेते हैं कि पोस्टीरियर और इंटीरियर रीजन है। पोस्टीरियर रीजन हम कहते हैं कि उस रीजन को जो कि बैक साइड का रीजन या नीचे का रीजन होता है। तो इंटीरियर रीजन हम कहते हैं सामने वाले रीजन को, जो हमें अपने सामने बिल्कुल नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला रीजन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नीचे हमारी तरफ वेजिटल पोल प्रेजेंट होता है, ऊपर हमारे पास एनिमल पोल प्रेजेंट होता है। अब इसमें होता क्या है कि ब्लास्टुला फॉर्मेशन, तो पहली जो डिवीजन है वो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाफ एम्ब्रियो जो होगा लेफ्ट साइड का वो राइट साइड वाले एम्ब्रियो से बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी होगा, ये इसकी होगी फर्स्ट डिवीजन। अब सेकंड डिवीजन में क्या होता है, ये होती तो ये भी मेरिडोनियल डिवीजन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो सेंटर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम कॉपी नहीं होता। उसके बाद वो कहता है कि टू लार्ज इंटीरियर सेल्स, हमारे पास दो लार्ज इंटीरियर सेल्स बनते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीरियर सेल्स, ठीक है, दो लार्ज बनेंगे, और यहाँ पे टू स्मॉलर पोस्टीरियर सेल्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, बी एंड सी। ईच साइड नाउ हैव अ लार्ज एंड स्मॉल ब्लास्टोमर्स, ठीक है। ब्लास्टोमर्स क्या है, ब्लास्टोमर मैं आपको यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब डिवीजन या क्लीवेज स्टार्ट होती है, ठीक है, तो इससे पहले कि कोई भी ब्लास्टूला बने या इससे पहले कि हमारे पास ये पता चले कि किस वाले सेल्स ने आगे जाके एंडोडर्म बनानी है, मीजो बनानी है, ठीक है, या एक्टोडर्म बनानी है, तो ऐसे सेल्स जो कि एक दूसरे के कॉपी होते हैं, छोटे होते हैं और ये डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमर सेल्स, और इस तरह की लेयर को हम कहते हैं कि ब्लास्टोमेयर हमारे पास लेयर आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद ड्यूरिंग द थर्ड डिवीजन हमारे पास, मतलब नेक्स्ट 3 डिवीजन डायरेक्टली इसने काउंट की है कि उसमें हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है एम्ब्रियो की, और 32 सेल स्टेज पे हम उसे कहते हैं कि इसमें ब्लास्टोसीड बन गई है और हमारे पास ब्लास्टूला आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है गैस्ट्रुलेशन। जी नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रुलेशन इन दी ट्यूनिकेट्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होगी। इन्वेजिनेशन से स्टार्ट होगी, किसकी, एंडोडर्म की इन्वेजिनेशन से, मतलब जो सबसे अंदर इसमें जो लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे एंडोडर्म, इसने इन्वेजिनेट करना है सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो की तरफ। तो इससे पहले वाले जो हमने पढ़ी थी यानी कि स्नेल में, उससे हमने एपीबोली करवाई थी किसकी, एंडोडर्म की। तो यहाँ पे इन्वेजिनेशन से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास एंडोडर्म इमेजिनेट करेगी तो एक्टोडर्मल सेल भी एपीबॉली उसमें स्टार्ट हो जाएगी। एपीबॉली में आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी भी सेल्स का किसी खास डायरेक्शन में मूव करना एपीबॉली कहलाता है। तो एक्टोडर्मल सेल्स भी, जारी बात है, जब सेंटर से उसने अंदर की तरफ जाना है तो बाहर वाली जो एक्टोडर्म है वो भी ऑब्वियसली अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब वेजिटल जो हमारे पास पोर्शन होता है यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या करेगा कि इसके एपिकल मार्जिन यानी कि साइडों के जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे वेजिटल पोर्शन में हमारे पास फर्दर डिवीजन होगी और यहाँ से ही इसकी स्टार्ट होगी मीजोडर्म बनना, ठीक है। अच्छा जी, ब्लास्टो पेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर हमारे पास प्रेजेंट है जो कि क्या करवाते हैं, एम्ब्रियो तक ये लेके जाते हैं सेंटर वाली लेयर को, ठीक है। एंडोडर्मल लेयर को कहाँ तक, एम्ब्रियो के सेंटर तक ले जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो इन्वेजिनेशन फॉर्म ऑफ ब्लास्टोपोर के साइड पे जो वेजिटल, अगर आपको जो स्नेल है वो याद हो तो उसमें भी इस तरह से एक पोर सा बनना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही वेजिटल साइड पे अंदर की तरफ सेल मूव करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बन गया, ग्रूव सा जो एक बन गया, उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, और ये मीजोडर्मल सेल बनाने में इन्वॉल्व होगा। मीजोडर्मल सेल आगे जाकर डिफरेंट पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव नोटोकॉड, प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है कि अभी नोटोकॉड बनी नहीं है, ठीक है, और हम उन सेल्स को हमने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है कि जिन्होंने आगे जाके नोटोकॉड बनाना है। और नाउ एट दी इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्लास्टोपोर, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे हमारे पास नोटोकॉड बनेगी, ठीक है। और पोस्टीरियर यानी कि पीछे या नीचे वाले हिस्से पे हमारे पास टेल मसल सेल्स बनेंगे। ये दोनों बात यहाँ पे क्लियर होगी। आप इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। द लेटरल लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर कंप्राइज दो सेल्स जो कि मीजनकाइमा सेल्स बनाएंगे, ठीक है। लेटरल लिप्स यानी कि जो साइड वाले हैं, सेंटर वाले नहीं।
अब इसमें सेकेंड स्टेप आ जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इन्वोल्यूशन ऑफ द मेसोडर्मल सेल, यानी कि इन्वॉल्वमेंट किसकी है, मेसोडर्मल सेल्स की। मेसोडर्मल सेल क्या करता है, इन्वोल्यूट ओवर द लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, ठीक है, ब्लास्टोपोर के साथ अटैच हो जाता है और उससे माइग्रेट करवाना स्टार्ट कर देता है एक्टोडर्मल सेल्स को एम्ब्रियो की तरफ, ठीक है। तो अब अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मीसोडर्मल सेल्स हैं वो ब्लास्टोपोर की साइड से जुड़ जाते हैं और वहां से ब्लास्टोपोर के पास जो एक्टोडर्मल हमारी लेयर है उसको अंदर की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। जाहिर बात है जब सब कुछ ही सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पहले सेंटर लेयर अंदर की तरफ जा रही है, फिर जो आउटर लेयर है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करी, तो आपने सारी लेयर्स को अंदर इन्वेजिनेट ही करवाना है, ठीक है। द डोर्सल एक्टोडर्मल सेल that are the precursor of the neural tube invaginate into the embryo and enclosed by the neural folds। जो डोर्सल एक्टोडर्मल सेल्स होंगे वो इन्वेजिनेट करेंगे और न्यूरल फोल्ड्स बनाएंगे, ये न्यूरल फोल्ड्स आपस में मिलकर न्यूरल ट्यूब बनाएंगे। तो इस बात को आपने मेरे ध्यान से सुन लेना है कि जो डोर्सल एक्टोडर्मल सेल्स होंगे, सेंट्रल नहीं डोर्सल यानी कि साइडों वाले जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं उसमें इन्वेजिनेशन की वजह से फोल्ड्स बनेंगे, मतलब इस तरह से फोल्ड्स आएंगे और ये फोल्ड्स आपस में मिलकर न्यूरल ट्यूब बना देंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूरल ट्यूब बनेगी तो वो आगे जाके ब्रेन बनाएगी जो कि इंटीरियरली और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी पोस्टीरियरली, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेन बन जाएगा। हमें पता है कि ऊपर हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है, पूरी बॉडी में तरफ जाती है, ठीक है। द प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड सेल ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द एम्ब्रियो माइग्रेट टू द मिड लाइन एंड इंटरजिटेट टू फॉर्म दी नोटोकोड। इंटरजिटेट का मतलब क्या है कि जुड़ जाते हैं, किसके साथ जुड़ जाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड से जो हमारे सेल नोटोकोड के सेल बनने हैं वो डिजिटेट कर जाएंगे टू फॉर्म दी नोटोकोड, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से एक 40 सेल्स की लेयर बन जाएगी। द मसल सेल्स ऑफ द टेल डिफरेंशिएट ऑन आइदर साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड दी नोटोकोड। तो यहाँ पे ये खत्म हो चुकी है, बेसिकली हमने नोटोकोड रीजन यहाँ पे बनाना है। नोटोकोड रीजन ने आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना है। तो नोटोकॉर्ड बनता कैसे है, जब न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं तो न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल ट्यूब बनेगी तो नोटोकॉर्ड बनेगा जिसने ही सारे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप समरी है तो समरी भी हम लोग कर लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास समरी है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्ली इन्वर्टिब्रेट्स डेवलपमेंट की समरी, जो हमने तीनों इन्वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं तो उसको आपने रिपीट करवाया, लेकिन यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सेट होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द क्लीवेज क्या होता है कि सब सेल्स डिवाइड नहीं करते और ना ही सेल ग्रो करते हैं, बल्कि एक से दूसरी सेल जो डिवीजन के थ्रू ही ज़्यादातर सेल बनते हैं, ग्रोथ से नहीं बनते, ठीक है। ब्लास्टोमेयर सेल साइकिल इज गवर्न्ड बाय द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द साइक्लिन। साइक्लिन हार्मोन जो है उसकी पहले सिंथेसिस होगी, बाद में डिग्रेडेशन होगी। तो साइक्लिन क्या काम करता है, प्रमोट करवाता है किसको, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर को, ठीक है। माइटोसिस क्या काम करता है, माइटोसिस का मतलब ही सेल डिवीजन है, तो ब्लास्टोमेयर सेल बनते ही डिवीजन ऑफ द सेल से हैं, तो इसलिए माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर हमें चाहिए होता है, ठीक है। ब्लास्टोमेयर इज अ सेल ड्राइव फ्रॉम द क्लीवेज, वो मैंने आपको बता दिया। अर्ली एम्ब्रियो की जो क्लीवेज होती है जिसमें सेल्स एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते, उसको हम ब्लास्टोमेयर सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इसको, इसमें जो कैविटी होती है इसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं और मेमेलियन सेल में उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टूला को। उसके बाद इसमें किस तरह से गैस्ट्रुलेशन होती है, इन्वेजिनेशन से, यानी कि सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएं। दूसरा है इन्वोल्यूशन यानी कि इन्वॉल्वमेंट से। इनग्रेशन आप कह सकते हैं एक टाइप की सेल की फॉर्मेशन है, ठीक है। और डिलेमिनेशन क्या कह सकते हैं, डिलीशन ऑफ द सेल को। एपिबॉली है किसी भी एक डायरेक्शन में सेल की मूवमेंट को आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन कौन सा होता है, हेड टू टेल और माउथ टू एनस, यानी कि ऊपर से लेके नीचे की तरफ। डोर्सल वेंट्रल क्या है, बैक टू बेली, यानी कि आपकी बैक साइड से सामने की तरफ, पीछे से सामने की तरफ। लेफ्ट और राइट एक्सिस बिटवीन द टू लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी, कौन सी भी साइड वाली लेटरल साइड, साइडों को वो कहते हैं, ठीक है। उस साइड्स को आप कह सकते हैं, लेफ्ट और राइट एक्सिस है। उसके बाद क्लीवेज की समरी है, तो क्लीवेज इसमें कितने टाइप की हमने पढ़ी है, होलोब्लास्टिक हमने क्लीवेज तो पढ़ी है। और कितने तरह की, सी अर्चन में कौन सी थी, रेडियल क्लीवेज थी। स्नेल में हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज थी। ट्यूनिकेट्स में हमारे पास बायलेटरल थी। और नीमाटोड हमने नहीं पढ़ी, उसमें रोटेशनल होती है। अब उसने कहा कि ट्यूनिकेट्स में और स्नेल्स में क्या है कि ब्लास्टोपोर ने माउथ बनाना है, लेकिन सी अर्चन में ब्लास्टोपोर ने एनस बनानी है। तो आपने इसको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है सी अर्चन में सेल फेज डिटरमिन्ड बाय सिग्नलिंग
दी माइक्रोमेट्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर सिग्नलिंग सेंटर। माइक्रोमेट्स ही बताते हैं बेसिकली कि आगे जाके यहाँ से मीजोडर्मल सेल्स बनेंगे और उसके बाद मीजोडर्मल सेल आगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बनाएंगे, ठीक है। बी कैटनिन सेल यहाँ पे क्या करते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोमर्स। बी कैटनिन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा माइक्रोमर्स को उनके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करने के लिए। और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स वो अगेन रिपीट है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमने वर्टिब्रेट की यहाँ पे करनी है नेक्स्ट, इसमें फिश होंगे, बर्ड्स होंगे और हम मैमल्स हमारे पास आ जाएगा। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में डायग्राम्स को मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो आपके हैंडआउट्स में भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो जो आपको बताया गया अगर आप उसको भी राइट कर देती हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।